हेलो फ्रेंड्स, ज्ञानेंद्र क्लासेस में एक बार आपका फिर स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने वर्णमाला चैप्टर के अंतर्गत स्वर के बारे में चर्चा की थी। आज का टॉपिक वर्णमाला चैप्टर से ही व्यंजन के बारे में है। आज हम लोग व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स देखते हैं जाकर के। फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ वर्ण हमारे लिखे हुए हैं, कुछ व्यंजन लिखे हुए हैं। का से लगा करके माँ तक, इन का से लगा करके माँ तक जो वर्ण लिखे हुए हैं, इन वर्णों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन स्पर्श व्यंजनों के उच्चारण में हमें अपने मुंह के किसी भाग से इनका उच्चारण करते समय स्पर्श करते हुए गुजरना पड़ता है, इसीलिए इनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। फ्रेंड्स अगर हम का वर्ग वाली लाइन को देख लें, का खा गा घा अंगा को हम का वर्ग की श्रेणी में गिनते हैं, इन्हें कवर्ग कहा जाता है। अगली लाइन को हम चवर्ग कहते हैं। टाठा डाठा वाली लाइन को हम टवर्ग कहते हैं और अगली लाइन को तवर्ग और अगली पंक्ति को हम पवर्ग कहते हैं। ये इनकी वर्ग हैं। तो अब देखते हैं जाकर कि का वर्ग के वर्णों का उच्चारण, का वर्ग के वर्णों का उच्चारण हमारे मुख के किस भाग से होता है। जब किसी वर्ण का हम उच्चारण करते हैं तो हम कंठ से करते हैं। इस कंठ के बाद में तालव्य से। हमारे मुंह की छत का पिछला भाग तालु कहलाता है, जिसे हम तालव्य कहते हैं। और तालव्य से आगे का ऊपर का भाग मूर्धा, उसके बाद में दांत और उसके बाद में ओंठ। इन 5 जगहों से स्पर्श होकर के हमारे मुख से आवाज़ बाहर निकलती है और इसी प्रकार से ये व्यंजन, इन व्यंजनों का उच्चारण होता है का से लगा करके माँ तक, इसीलिए इनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि कवर्ग वाले जो अक्षर हैं, वर्ण हैं, इनका उच्चारण हम कहाँ से करते हैं। तो अगर हम उच्चारण देखेंगे तो का वर्ग वाले वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है। का वर्ग वाली लाइन का उच्चारण का, ख, ग, घ, अंगा, इनका उच्चारण कंठ से होता है, इसलिए इन वर्णों को हम कंठ वर्ण कहते हैं। परीक्षा में पूछा जाता है कि 4 विकल्प दिए गए, 4 अक्षर दे दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा वर्ण कंठ वर्ण है। तो पहली पंक्ति का वर्ग वाली कंठ से इसका उच्चारण होता है। अगली लाइन चा छा जा झा इयाँ वाली, इसका उच्चारण जब हम करते हैं, चा छा जा झा इयाँ वाली लाइन का जब हम उच्चारण करते हैं तो हम अपने मुंह से छत की पिछली हिस्से से उच्चारण करते हैं, तो तालु होता है, तो इसको बोलते हैं तालव्य। तो चा छा जा झा इयाँ वर्ण का उच्चारण तालव्य से होता है। अगली पंक्ति है टा ठा डा ढा अड़ा, इस पंक्ति का उच्चारण जब हम करते हैं टा ठा डा ढा अड़ा, तो हम मूर्धा से करते हैं, छत की अगला हिस्सा। इसके अलावा ता था दा धा तवर्ग वाली लाइन का उच्चारण हम दंत से करते हैं, तो इसको दंत वर्ण कहा जाता है। यदि उच्चारण हम देखें तो ता था दा धा ना का उच्चारण जीभ हमारी जो है वो दांतों से स्पर्श करती हुई आवाज इनकी आती है, इसीलिए इनको दंत वर्ण कहते हैं। पा फा बा भा मा, पा फा बा भा मा का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी दोनों ओंठों से को स्पर्श करके आवाज बाहर निकलती है, इसीलिए इनको हम ओष्ठ वर्ण कहते हैं। अब ये 25 वर्ण हैं जाकर के, इन 25 वर्णों को स्पर्श वर्ण कहते हैं। पहली पंक्ति का उच्चारण कंठ से होता है, कंठ। दूसरी पंक्ति का उच्चारण हमारे मुंह के छत की पिछले हिस्से से होता है, तालु बोलते हैं, तालव्य। अगली लाइन का उच्चारण हमारी छत के मुंह की जो छत होती है उसके अगले हिस्से से होता है, उसको हम मूर्धा कहते हैं। और ता था दा धा ना का उच्चारण जब इनका हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ है वो स्पर्श होती है दांतों से, इसलिए दंत कहते हैं। पाफा बाबा के उच्चारण में हमारे ओंठ
से उच्चारण होता है, इसीलिए पापा बाबा माँ का उच्चारण हम ओठ से करते हैं, इसलिए इनको ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी इन्हीं स्पर्श व्यंजनों में हम देखेंगे कि ये हमारे कुल स्पर्श 25 व्यंजन हैं। जहां पर प्रश्न आता है कि कुल स्पर्श व्यंजन कितने हैं, कुल स्पर्श व्यंजन तो 25 है। लेकिन अगर इसी में पूछ लिया जाए, दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हमारे मूल स्पर्श व्यंजन कितने हैं, तो हमारे मूल स्पर्श व्यंजन जो हैं, मूल स्पर्श व्यंजनों की संख्या 16 होती है। अब बात ये आती है कि इन 25 जो वर्ण लिखे हुए हैं, इनमें से कौन कौन से वर्ण हमारे मूल स्पर्श वर्ण हैं। तो जैसा कि प्रत्येक वर्ग की अंतिम पांचवा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का अंतिम पांचवा अक्षर जो होता है, उन वर्णों को हम नासिक वर्ण कहते हैं। नासिक वर्ण, क्योंकि इनके उच्चारण करने में अंगा, इया, अड़ा, ना और माँ का उच्चारण करते समय हमारी जो मुंह की जो हमारी आवाज़ होती है, वो नासिका द्वार से भी प्राणवायु हमारी बाहर निकलती है, इसीलिए इनको हम नासिक वर्ण कहते हैं। इनके उच्चारण में हमारे जो प्राणवायु है वो नाक से भी स्पर्श होकर के निकलती है, इसलिए इनको नासिक वर्ण बोलते हैं। अब उसके बाद में पा, फा, बा, भा, इन 4 वर्णों को स्पर्श वर्ण तो है, लेकिन इन्हें मूल स्पर्श वर्ण की श्रेणी में नहीं गिना जाता है। तो अब हमारे बचे 16 वर्ण, का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, झा, टा, ठा, डा, ढा, ता, था, दा, धा। ये 4 4 4 8 4 12 4 16 वर्ण जो हमारे शेष बचे हुए हैं, इन्हें हम मूल स्पर्श वर्ण कहते हैं। तो हमने देखा कि कुल स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25, लेकिन इनमें 5 वर्ण, लास्ट के प्रत्येक वर्ग के लास्ट के 5वां जो अक्षर होता है, उसे हम नासिक वर्ण कहते हैं। पाफा बाभा को स्पर्श व्यंजन तो कहते हैं, लेकिन इन्हें मूल स्पर्श व्यंजन नहीं कहते हैं। कुल 16 मूल स्पर्श व्यंजन हुए। इसके अलावा आगे वर्णों में हमारा है, ये यहाँ तो 25 ही हुए। हमने मूल वर्ण, आपको मूल व्यंजन बताए 33 और कुल वर्ण बताए 39, तो 25 हुए। अभी आगे की लाइन बाकी है, य, र, ल, व। ये 4 वर्ण अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। इन 4 वर्णों को हम अंतस्थ वर्ण कहते हैं। अब बात आती है कि इन्हें हम अंतस्थ वर्ण क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय, य, र, ल, व का उच्चारण करते समय हमारी जो प्राण वायु है पहले अंदर जाकर के और पुनः बाहर निकलती है, इसीलिए इन्हें हम अंतस्थ वर्ण कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम जान लें तो य, र, ल, व का जब हम उच्चारण करते हैं तो इसमें हमारी ओठ, जीभ, कंठ के द्वारा और तालु के द्वारा, जीभ, ओठ, कंठ और तालु के द्वारा इनका उच्चारण होता है, इन 4 वर्णों का, इसीलिए इनको हम अंतस्थ वर्ण कहते हैं। अंतःकरण से निकले हुए वर्णों को अंतस्थ वर्ण कहते हैं। ये 4 हमारे अंतस्थ वर्ण हैं। इसके आगे है श, 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 ह। ये 4 वर्ण हमारे ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। ऊष्म, इनको ऊष्म संघर्षी वर्ण भी कहा जाता है, क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं, स, श, श, ह का जब उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर से जो वायु निकलती है वो गर्म निकलती है, इसीलिए इनको हम ऊष्म कहते हैं। और जब हमारे अंदर से वायु निकलती है तो संघर्ष करते हुए निकलती, एकदम एक साथ में नहीं निकलती है, संघर्ष करते हुए निकलती है, रगड़ करके निकलती है, इसीलिए इन वर्णों को संघर्षी या ऊष्म संघर्षी वर्ण भी कहते हैं। तो श, 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 ह हमारे ऊष्म और या ऊष्म संघर्षी वर्ण है। इसके आगे छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 वर्ण हमारे संयुक्त वर्ण कहे जाते हैं, क्योंकि इन संयुक्त वर्णों का निर्माण 2 वर्णों से मिल करके हुआ है, इसीलिए इनको हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। अब हमें ये देख लेना चाहिए
कि इन वर्णों का निर्माण कौन कौन से वर्णों से मिलकर के हुआ है। तो जैसा देखते हैं हम जाकर के, छ वर्ण जो है, इस छ वर्ण का निर्माण क और श से हुआ है। ये हलंत लगने का मतलब है कि ये आधा अक्षर है। उसके बाद में त्र वर्ण का निर्माण, जो त्र हमारा संयुक्त वर्ण है, इसका निर्माण त और रा से हुआ है। ज्ञ को ज और ञ से हुआ है। इसको ज्ञ को हम ज्ञ के साथ साथ ज्ञ भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ज्ञ अक्षर जो बना हुआ है, हमारा ज्ञ अक्षर जो निर्मित हुआ है, वो दो वर्णों से हुआ है, ज और ञ से। इसके अलावा स्रा वर्ण जो हमारा है, वो हमारा स और रा से निर्मित हुआ है, श और रा से निर्मित हुआ है। और ये चारों वर्ण जो हमारे हैं वो दो वर्णों से मिलकर के बने हुए हैं, इसीलिए इनको हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। अब एक प्रश्न अगला फिर भी आ सकता है कि ये चारों वर्ण दिए हुए हों और आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में कि निम्नलिखित में कौन सा मिश्रित वर्ण है। तो जब ऐसा, वैसे तो चारों संयुक्त वर्ण है, लेकिन अगर मिश्रित वर्ण की बात आ जाती है तो हमारा जो स्रा वर्ण है ये हमारा मिश्रित वर्ण की श्रेणी में आता है। अभी पीछे थोड़ा सा छूट गया था, च, छ, ज, झ, ये चार वर्ण हमारे स्पर्श संघर्षी वर्ण कहलाते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अब इनको हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय च, छ, ज, झ, इनका उच्चारण करते समय हमारी जो स्पर्श होता है तालु से, और तालु से स्पर्श होकर के जो हमारी वायु है उसमें घर्षण होता है, सीधे बाहर नहीं निकलती है, इसीलिए इनको हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। आगे दो हमारे व्यंजन और हैं, ड़ और ढ़। अब ड़ और ढ़ को हम निर्मित व्यंजन कहते हैं। ड़ और ढ को निर्मित व्यंजन कहते हैं, उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है और गौण व्यंजन कहा जाता है। इन्हीं व्यंजनों को बात आती है तो ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं। कई प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि ड़ निम्नलिखित में कौन सा ताड़नजात व्यंजन है, निम्नलिखित में कौन सा निर्मित व्यंजन है, उच्छिप्त व्यंजन है, गौण व्यंजन है। तो हमारे ड़ और ढ़ जो है हमारे निर्मित, उच्छिप्त, गौण और ताड़नजात व्यंजन है। अब निर्मित व्यंजन कैसे हुए तो देखना यह है जाकर के कि ड़ और ढ़ अक्षर टवर्ग के अंतर्गत आते हैं और इन्हीं से इनका निर्माण हुआ है जाकर के, इसीलिए इनको निर्मित व्यंजन कहा जाता है। अब उच्छिप्त व्यंजन इनको क्या कहते हैं? तो जब इनका ड़ और ढ़ का हम उच्चारण करते हैं, ड़ और ढ़ का, तो हमारी जो जिह्वा है वो ऊपर जा कर के और एकदम झटके के साथ में नीचे आती है। आप उच्चारण करके स्वयं देख सकते हैं कि ड़ और ढ़ का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा ऊपर जा कर के और एकदम नीचे से आती है, इसीलिए इनको हम उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। इसके अलावा दो व्यंजन हमारे ऐसे, दो वर्ण हमारे ऐसे हैं, ज और फ। इन वर्णों को हम आगत वर्ण कहते हैं। और कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि ये ज और फ ये नुक्ता वाले वर्ण भी कहे जाते हैं, क्योंकि इनके नीचे बिंदी रखी हुई है। ये ज और ये फ दूसरे वर्ण थे जाकर के, ये स्पर्श व्यंजन थे, लेकिन जब इनके नीचे बिंदी हो गई जाकर के तभी आगत वर्ण हमारे हो गए जाके। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि नुक्ता वाले या आगत वर्ण कहाँ से लिए गए हैं? तो अरबी और फारसी भाषा के शब्द हैं, अरबी फारसी भाषा के शब्द। ऐसे ही जो हमारे उच्छिप्त व्यंजन हैं ड़ और ढ़, ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। किस भाषा के हैं? तुर्की भाषा के। तो अगर प्रश्न आ जाता है कि निम्न में कौन सा वर्ण तुर्की भाषा से लिया गया है, तो ये विकल्प आपके दिए होंगे, तो इसी में से आपको देख करके लिखना होगा।
अब अरबी फारसी भाषा से कौन से शब्द निम्न में से कौन से वर्ण निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अरबी फारसी भाषा का है? तो जो नुक्ता वाला जा और नुक्ता वाला फा वर्ण है वो हमारा अरबी फारसी भाषा का वर्ण है। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हमारे कौन कौन से वर्ण द्वित्व वर्ण होते हैं और कौन कौन से हमारे वर्ण गुच्छ होते हैं। तो जब दो समान वर्ण संयुक्त हो जाते हैं, जब दो समान वर्ण एक साथ संयुक्त हो जाते हैं तो उन्हें हम द्वित्व वर्ण कहते हैं, और जब दो असमान वर्ण एक साथ संयुक्त होते हैं तो उन्हें हम गुच्छ वर्ण कहते हैं। आइए देख लेते हैं। जैसे लिखा होता है कच्चा, सच्चा, पक्का, रस्सी, 90 आदि। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि चा और चा दो समान वर्ण एक साथ संयुक्त हुए हैं। ऐसे ही अगले शब्द में भी चा और चा, अगले शब्द में का, अगले शब्द में सा और अगले शब्द में बाबा, दो समान वर्ण एक ही जो एक वर्ण है वो साथ साथ में संयुक्त हुआ है, इसीलिए इनको द्वित्व कहते हैं। अब गुच्छ के अंदर दो असमान वर्ण आते हैं। जैसे लिखा होता है लक्ष्य, उत्कर्ष, लक्ष्य, उत्कर्ष, मट्ठा, मक्खी। तो यहां पर दो वर्ण संयुक्त तो हुए लेकिन दोनों असमान हैं। पहले में छा या है, ता का है, आधा टा और ठा है, आधा का और खा है, तो ये असमान वर्ण है। ऊपर दोनों वर्ण एक ही जैसे थे, वो समान वर्ण थे। यहाँ पर दोनों अलग अलग वर्ण हैं, असमान वर्ण हैं, इसीलिए इनको हम गुच्छ वर्ण कहते हैं। जाके अब कभी कभी कुछ प्रश्न ऐसे आ जाते हैं कि दंत्योष्ठ वर्ण किसे कहते हैं? दंत्योष्ठ, तो जिन वर्णों का उच्चारण दांत और ओंठ से होता है, जिन वर्णों का उच्चारण दांत और ओंठ से होता है, ऐसे वर्णों को हम दंत्योष्ठ कहते हैं। जैसे व का उच्चारण, व बोलते समय हम दांत और ओंठ का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही फ, जो नुक्ता वाला फ है, इसका उच्चारण करते समय हम दांत और ओंठ की सहायता से करते हैं, इसलिए से हम दंत्योष्ठ वर्ण कहते हैं। आगे देखते हैं कि कौन कौन से वर्ण वर्ष से व्यंजन होते हैं। वर्ष, स, ज, र और ला, ये हमारे वर्ष से व्यंजन होते हैं। जाकर के स, ज, र, ल, जिन वर्णों का उच्चारण दंत मूल से होता है, अर्थात मसूढ़ों से होता है, स, ज, र, ल, इनका उच्चारण दंत मूल से होता है। मतलब हमारी जो जीभ है वो मसूढ़ों को स्पर्श करके उच्चारित होते हैं वर्ण, इसीलिए इनको हम वर्ष वर्ण कहते हैं। आइए देखते हैं दंत्योष्ठ वर्ण पढ़ा, वा और फा होते हैं। पीछे देखते हैं जाकर के कि या और वा जो हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं, या और वा हमारे जो अंतस्थ व्यंजन हैं, इन्हें हम अर्धस्वर भी कहते हैं। अगर परीक्षा में आता है कि निम्न वर्णों में कौन सा अर्धस्वर है, तो या और वा हमारे अर्धस्वर हैं, क्योंकि या और वा वर्ण ऐसे वर्ण हैं जिनको उच्चारण करते समय हमें स्वरों से तो अधिक प्राणवायु की आवश्यकता होती है, लेकिन अन्य व्यंजनों से हमें कम प्राणवायु की आवश्यकता होती है। अन्य व्यंजनों से कम समय में उच्चारित हो जाते हैं। या और वा का उच्चारण अन्य व्यंजनों से कम समय में हो जाता है, इसलिए इन्हें हम अर्धस्वर कहते हैं। अब इस अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत रा और ला वर्ण जो हैं, रा को हम लुंठित वर्ण कहते हैं
रा अक्षर को हम लुंठित वर्ण कहते हैं और जो हमारा ला अक्षर है उसको हम पार्श्विक वर्ण कहते हैं। अब रा को हम लुंठित वर्ण क्यों कहते हैं? रा हमारा लुंठित वर्ण है क्योंकि जब इसका हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ है वो फोल्ड हो जाती है, मुड़ जाती है जाके, इसीलिए रा को हम लुंठित वर्ण कहते हैं। अगर रा को दूसरे वर्णों में प्रकंपित वर्ण भी कहा जाता है। अगर आता है कि लुंठित वर्ण कौन सा है, प्रकंपित वर्ण कौन सा है, तो रा हमारा प्रकंपित वर्ण भी है। इसके उच्चारण में हमारे जीभ में कंपन होता है, इसीलिए इसको हम प्रकंपित वर्ण भी कहते हैं रा को। अब ला वर्ण जो है वो पार्श्विक है। ला वर्ण पार्श्विक कैसे है? क्योंकि जब हम ला का उच्चारण करते हैं, ला का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जो वायु है, प्राणवायु है, वो सीधे ना बाहर निकल करके साइड से होकर के बाहर निकलती है। और जब कोई आवाज़ या कोई वायु साइड से बाहर निकलती है तो उसे हम पार्श्व कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि जब कोई संगीत का कार्यक्रम हो रहा होता है, आगे डांस होता है, लेकिन गीत उसके पीछे से गाया जाता है, गीत उसके साइड से गाया जाता है, तो ऐसी ध्वनि को हम पार्श्व कहते हैं जब साइड से कुछ होता है या पीछे से होता है, इसीलिए ला हमारा पार्श्विक है। एक हमारा वर्ण है हा। हा हमारा ऊष्म है। हा को हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, लेकिन परीक्षा में एक बार या कभी कभी परीक्षा में आ जाता है कि काकल्य वर्ण कौन सा है। निम्न में काकल्य वर्ण कौन सा है? निम्न में स्पर्श रहित व्यंजन कौन सा है? स्पर्श रहित व्यंजन कौन सा है? काकल्य वर्ण कौन सा है? संघर्षी व्यंजन कौन सा है? तो हा हमारा जो है वो काकल्य वर्ण है या स्पर्श रहित व्यंजन है या संघर्षी व्यंजन है और ऊष्म व्यंजन है। तो हा की कई कैटेगरियां हैं जाकर के। हा को काकल्य वर्ण भी कहते हैं, हा को स्पर्श रहित भी कहते हैं, हा को ऊष्म और हा को ऊष्म संघर्षी भी कहते हैं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने व्यंजन वर्णों के बारे में पढ़ा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स।